2026 में आपका टेलीफोन बिल, आपके बच्चे के स्कूल की फीस, आपका घर का रेंट, सब कुछ बैठे बैठे मोबाइल पर हो जाता है। बैंकिंग का ये सफ़र हमने अपने पिछले एपिसोड में शुरू किया था और सन 2000 तक हम आए थे। और 2000 के बाद 21st सेंचुरी की जो आज की मॉडर्न बैंकिंग है, हम अब इस पे दाखिल हो चुके हैं। इस मॉडर्न बैंकिंग जो 21st सेंचुरी की बैंकिंग है, इसमें इंडिया के अंदर एक तरफ सरकारी बैंक थे और एक तरफ प्राइवेट बैंक थे। सरकारी बैंकों की रीच थी, ये बहुत जगह पहुंचे हुए थे, बहुत सारी इनकी ब्रांचेस थी, कई लोगों को लोन देते थे, डिपॉजिट लेते थे और सरकार की सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते थे। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर आगे बढ़ रहे थे और वो भी नेशनल इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे रहे थे। ये सदी जैसे ही शुरू हुई, इसकी पहले डिकेड में सन 2000 से 2010 तक बैंकिंग का जो सफर हुआ, उसमें दो सबसे बड़े काम हुए। एक काम, बैंकों को सीबीएस किया गया, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीएस का फुल फॉर्म होता है। सीबीएस के तहत बैंकों की ब्रांचेस को आपस में जोड़ दिया गया। अब वो बैंक जिसकी एक ब्रांच बॉम्बे, एक ब्रांच कैलकाटा और एक ब्रांच यूपी, एक ब्रांच साउथ में थी और उसका कस्टमर उस ब्रांच का कस्टमर हुआ करता था, अब वो सही मानों में उसके बैंक का कस्टमर बनने लग गया। यह सीबीएस की प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम थी। बैंक के वो एम्प्लॉयज़ जो इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने काफ़ी मेहनत से इसमें काम किया और बैंकों की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट किया। इस सीबीएस की प्रोसेस को करने में दो बड़ी कंपनी, रादर तीन बड़ी कंपनीज का बड़ा हाथ रहा, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज थी। एक इन्फोसिस, एक टीसीएस और एक ओरेकल। इन तीनों के जो सिस्टम्स थे वो बैंकों में अप्लाई किए गए और इंडियन बैंकिंग एक ब्रांच बैंकिंग से कंट्री वाइड बैंकिंग बन गई। इसके कई स्टेप्स हुए धीरे धीरे, उन स्टेप्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सदी का एक बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि हमने एक लोकल बैंकिंग को नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल बैंकिंग में बदल दिया। आज जो भी हम डिजिटल देख रहे हैं, उन सब का बेसिस यही सीबीएस है। अगर सीबीएस ना होता तो शायद हम ये सब कुछ अचीव ना कर पाते जो आज हम अचीव कर चुके हैं। सीबीएस के अलावा जो दूसरा बड़ा काम इस पहली डिकेड में, सदी के पहले डिकेड में हुआ, वो था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार ने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसको धीरे धीरे करके बेच देना। अब आपको याद होगा, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 1969 और 1980 में सरकार ने बैंकों को खरीद लिया था, उसको नेशनलाइज कर दिया था, पूरा कंट्रोल बैंक का था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और सरकार ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल तो नहीं, लेकिन अपनी शेयर होल्डिंग उससे कम करनी शुरू कर दी। 2010 आते आते ज़्यादातर बैंकों से सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग 100% से कम करके 70%, 75%, 80% इसके आसपास ले आए थे। तो 60 टू 70 टू 80% की शेयर होल्डिंग के साथ अब सरकार इन पब्लिक सेक्टर बैंकों का मालिक थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिस तरह से ग्रो कर रहे थे वो वैसे ही ग्रो करते रहे, उनको और मौका दिया गया और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक खोले गए, जिससे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंकों के बीच में और अमंग अदर बैंक्स प्राइवेट के बीच में भी कंपटीशन बढ़े। कंपटीशन बढ़ने से नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये लोग लेकर के आए, अच्छी सर्विसेज लोगों को देने की कोशिश की, क्योंकि अब कस्टमर ये नहीं देखता था कि कौन सा बैंक, कौन से बैंक की ब्रांच मेरे घर के करीब है, वो ये देखता था कि कौन सा बैंक उसको बेहतर सर्विस दे रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो सरकार को एक अच्छी रकम मिल गई और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री में। आज आप किसी बैंक के सिर्फ डिपॉजिटर ही नहीं, उसके शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, क्योंकि उसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सरकार ने अपनी वो होल्डिंग पब्लिक को बेच दी है और पब्लिक उस किसी भी बैंक की मालिक बन सकती है। तो ये बड़ा एक फ़र्क हुआ डिसइन्वेस्टमेंट और सीबीएस के ज़रिए। तो पहला डिकेड इस तरह से ख़त्म हुआ और हम अगले डिकेड की इंडियन बैंकिंग में आगे दाखिल हो गए। इस डिकेड में भी बड़ी सीरियस चीज़ें हुई और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तीन मेजर काम इस डिकेड में 2010 से और 2020 के बीच में हुए।
एक काम हुआ, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया गया, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे। दूसरा, उनकी डिजिटल प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया गया, क्योंकि सीबीएस अब हो चुका था। अब बैंकों का सीबीएस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही था कि पब्लिक एट लार्ज को उसका फायदा उठाने की मौका दिया जाए, तो डिजिटलाइजेशन बैंकों का किया गया। और तीसरा जो बड़ा काम हुआ वो बैंकों का मर्जर किया गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे ध्यान दिया गया, हमने कहा कि डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में कि 80s और 90s में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इनमें एफिशिएंसी में कमी आ गई थी, और नरसिम्हम कमेटी को हमने अपॉइंट किया था, और कमेटी ने यह कहा था कि इन बैंकों को भी एक बेहतर प्रॉफिट बेसिस होना चाहिए। उस राह पर अब हम आगे बढ़े। बैंकों ने काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था, काफ़ी जगह लोन दे दिया था, लेकिन इस सारी प्रोसेस में बैंकों के काफ़ी लोन खराब हो गए, खास करके बड़े कॉर्पोरेट लोन्स। तो एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम बैंकिंग में आ गई थी 2010 और 2020 के बीच में। 2013 में हमने कंपनीज एक्ट बनाया, उसमें हमने एक आईबीसी एक्ट का प्रावधान किया, और उस एक्ट के तहत हमने बैंकों के एनपीए के निपटारे के लिए लीगल रास्ता आसान किया। उस लीगल रास्ते में मैं नहीं जाऊंगा, एनसीएलटी बनाई गई और बहुत कुछ काम किया गया, और उनसे बैंकों की जो बैलेंस शीट थी उसको क्लीन किया कर दिया गया। जो एनपीए बैंक की बैलेंस शीट में दिख रहा था, कुछ राइट ऑफ के जरिए, कुछ निगोशिएशंस के जरिए उन एनपीएस को रिड्यूस किया गया, और उस रिड्यूस करने की वजह से बैंक की बैलेंस शीट साफ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये आता है कि बैंक की बैलेंस शीट तो साफ हुई, लेकिन सारे बैंकों की नहीं हो पाई। कुछ बैंक अभी भी ऐसे थे जो एनपीए के दबाव में दबे हुए थे, और उनको प्रॉफिटेबल बना पाना मुश्किल काम था। तो अब बैंकों का मर्जर कर दिया गया, इन कमजोर बैंकों को कुछ मजबूत बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया। इस मर्जिंग की प्रोसेस से हमारे पास बड़े बैंक तैयार हो गए। जो 14 नेशनलाइज बैंक हुए थे, फिर 6 नेशनलाइज बैंक हुए थे, एक स्टेट बैंक था, और साथ में स्टेट बैंक की कुछ सब्सिडियरीज भी थी। स्टेट बैंक ने खुद छोटे छोटे रीजनल बैंक्स बना दिए थे। उन स्टेट बैंक को मर्ज करके एक स्टेट बैंक बनाया गया, और ये जो 20 बैंक थे इनका भी मर्जर किया गया, और कुल मिलाकर इस वक्त कंट्री में 12 बैंक्स हैं जो कि आप गवर्नमेंट बैंक्स कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनमें नए बैंक्स आए और जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर आगे काम करना शुरू किया। तो ये 3 काम हो गए, मर्जर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, और बैंकों में डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ गई। डिजिटलाइजेशन अब जो हुआ उसमें यूपीआई आ गया, आपकी इंटरनेट बैंकिंग आ गई, आपकी मोबाइल बैंकिंग आ गई। इन सब चीज़ों से पब्लिक लाइफ आसान हो गई। मुझे नहीं लगता कि आज कोई आदमी आज के वक्त में कोई आदमी बैंक में जाना पसंद करता है। वो चाहता है कि उसके मोबाइल पर काम हो जाए। लेकिन इसकी शुरुआत पिछले डिकेड में 2010 से 2020 के बीच का जो पीरियड रहा उसके अंदर करी जा चुकी थी। तो 2020 आते आते बैंक, या मैं ये कहूँ इंडियन बैंकिंग, एक मॉडर्न बैंक, ग्लोबल बैंकिंग की तरफ बढ़ चली थी। 2000 बैंकिंग में एक आफत आई जो सारी दुनिया के लिए थी, और वो थी कोविड। कोविड में बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ भलाई भी आ जाती है। बैंकिंग सेक्टर का डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस कोविड की वजह से काफ़ी तेज़ हो गई। लोगों ने यूपीआई के ज़रिए, लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए अपने ट्रांजैक्शन करने शुरू किए, और इस सदी में जब हम इंटर किए, इस डिकेड में जब हम इंटर किए 2020 से 2026 के बीच के अरसे में, अब ये मास डिजिटलाइजेशन का एक मौका आ गया था। आज हर किसी के पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, और ट्रू सेंस में हम ब्रांच बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। ये भी डिस्कशन शुरू हो गया बैंकिंग हल्के में, बैंकिंग सेक्टर में, कि क्या ब्रांच बैंकिंग की अब इम्पोर्टेंस नहीं रही। हालांकि ऐसा नहीं है, ब्रांच बैंकिंग की अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इतना डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी। इसके अलावा जो दूसरा काम अब इस प्रेजेंट डिकेड में हुआ, एक मास डिजिटलाइजेशन के अलावा, वो ये था कि अब बैंकों को बड़ा बनाने की कोशिश की जाने लगी, उनको ग्लोबलाइजेशन हो जाए, और वो ग्लोबल बैंकों से टक्कर लेने लग जाए। इस बात की कोशिश शुरू हो गई। 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि
हम चाहते हैं कि हमारा एक पब्लिक सेक्टर बैंक या हमारे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक वर्ल्ड के टॉप 20 बैंक्स में आ जाएं। लेकिन ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक स्टेट बैंक की रैंक अराउंड 45 है असेट वाइज, बाकी सारे बैंक 100 के आसपास है या उसके भी नीचे। तो उस रास्ते में अब हम आगे बढ़ चले, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करना, बैंकों का मर्जर करना, उनको सीबीएस में लाना, फिर उनका डिजिटलाइजेशन करना, ये सब ने इस बात का रास्ता साफ कर दिया कि इंडियन बैंकिंग भी किसी डिजिटल, किसी ग्लोबल बड़े बैंकों के सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। यहाँ तक पहुंच गई हमारी बैंकिंग, लेकिन 2026 में बैंकिंग की उस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में कुछ ऐसे भी काम हुए जो शायद हमें अभी करने हैं। और एक बड़ा काम मुझे ये लगता है कि हमने अपने एचआर को उस तरह से इंटीग्रेट नहीं किया, उस तरह से ग्रो नहीं किया जिस स्पीड से हमारी बैंकिंग ग्रो हो गई। इस डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से, सीबीएस की वजह से हमने बैंकों में नया एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया, तो एक गैप क्रिएट हो गया। एम्प्लॉयज़ ने इसमें स्ट्रेस फील किया और ऐसी कई घटनाएं हुई कि बैंक के एम्प्लॉयज़ ने सुसाइड तक कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब आने वाली टाइम में इसी डिकेड में शायद ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ को भी इतना स्ट्रेंथन करें, चाहे नंबर वाइज या क्वालिटी वाइज, किसी भी तरह से इस तरह से स्ट्रेंथन करें कि वो हमारी बैंकिंग जर्नी को आगे ले जाने में हेल्प करे। क्योंकि अगर बैंकों को ग्लोबलाइजेशन में जाना है और ग्लोबल बैंकों का टक्कर लेना है, तो फाइनली हमारे बैंक का जो स्टाफ है, जो वहाँ काम करने वाला आदमी है, वही ये काम करेगा। और आज भी जो ग्रोथ हुई है उसमें उन सभी बैंक एम्प्लॉयज़ का काफ़ी हाथ रहा है। तो ये रही हमारी आज तक की बैंकिंग हिस्ट्री 2026 तक की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आप अपने कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए इसमें। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी कमेंट्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।